हेलो एवरीवन। सो V2 रिटेल का कॉन कॉल हुआ है आज एंड उसी पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि क्यों ये अपने कॉम्पिटिटर्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं एंड अगर हम इस रिटेल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्टेड हैं तो क्यों V2 रिटेल हमारे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। क्या ये कंपनी ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है जिससे ये सबसे फास्ट रेट पे मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। सो नंबर्स तो हमने इनके ऑलरेडी डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे नंबर्स थे Q2 के। सबसे सबसे पॉजिटिव चीज था कंपनी का पैट का नंबर, मतलब लास्ट ईयर Q2 में लॉस था, इस साल एक्सपेक्टेड था कि 3-4-5 करोड़ का पैट होगा, लेकिन 17 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा। अब इससे हुआ क्या, कंपनी का फर्स्ट हाफ का पैट हो गया 42 करोड़, यानी कि पिछले पूरे साल का जो इनका पैट था उसका 60% इन्होंने सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स में कर दिया है। इससे आने वाले क्वार्टर्स में आपकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। इससे भी अच्छी चीज क्या हुई कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन था रिजल्ट आने से पहले वो ऑलमोस्ट 20% और सस्ता हो गया अगर हम पीई की बात करें, बिकॉज कंपनी ने अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी रिपोर्ट करी है। सो अब फोकस करते हैं मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है। तो एक तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारे बिजनेस की कोर स्ट्रेटेजी है ना, 3 चीजों पे हमारा फोकस होता है। सबसे पहला है इनोवेशन, यानी कि कॉन्स्टेंटली ऐसे डिजाइन ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे ऊपर फोकस करना जो ट्रेंडी हो और जो आपका यूथ है, जो आपका जंजी है, उनको उनको वो प्रेफर चॉइस बने उनका। फिर दूसरा है आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेल बिजनेस ना समझने में तो बहुत ईजी लगता है हमको, लेकिन आप देखोगे बहुत कम ऐसे बिजनेसेस हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो पैन इंडिया प्लेयर बन चुके हैं। मोस्टली बिजनेसेस फेल हो जाते हैं जब भी वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी के अंदर एंटर करने को देखते हैं, क्योंकि विद इन स्टेट्स आप देखोगे अलग अलग लोगों का टेस्ट होता है, अलग सिटी में अलग कल्चर चल रहा है, वहां पे डिजाइन अलग चल रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना जब आप इतने इतने एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में जाते हो, बहुत सारे बिजनेसेस उसलिए फेल हो जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन सबसे क्रिटिकल होता है। और तीसरा आपका आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस है तो तब तक ग्रो नहीं करेगा पैन इंडिया लेवल पे जब तक आपका एक ब्रांड नहीं बनेगा। तो वो आपका तभी होगा जब कस्टमर को एक तरीके से ट्रस्ट होगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके सर्विसेज के ऊपर। सो मैनेजमेंट का कहना है ये जो 3 स्ट्रेटेजी है ना, इनको हेल्प करने के लिए हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस में। पहला आता है हमारा डिजाइनिंग टीम। अब डिजाइनिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि अगले सीजन के लिए एडवांस में काम करना। जैसे अभी ये विंटर सीजन आपका चल रहा है, इसके लिए जो डिजाइन जो कलेक्शंस कंपनी को अपने स्टोर में रखने थे, इनकी डिजाइनिंग टीम ने मई जून में उसके लिए प्रिपरेशन कर दिया। डेटा का यूज करते हैं ये, प्लस और जो आपके कस्टमर के इंसाइट्स होते हैं, डेटा होता है, उसको यूज करके कंपनी मेक श्योर करती है कि हम सारे उन डिजाइन के ऊपर फोकस करें जो आपका एक तरीके से ट्रेंडी डिजाइन हो, और साथ में आपको कलर हो गया, फैब्रिक कौन सा यूज करना है, प्लस किस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आप ज्यादा वो इन्वेंट्री रखना चाहते हो, मेन कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में, किड्स कैटेगरी में, किस स्पेसिफिक साइज फिट का आप रखना चाहते हो, ये सारा काम इनकी डिजाइनिंग टीम का होता है। तो डिजाइनिंग टीम एक तरीके से आपका प्रोडक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद कंपनी का कहना है हमारा दूसरा डिपार्टमेंट आता है मर्चेंडाइजिंग। डिजाइनिंग टीम ने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को पूरे स्टोर लेवल पे लेके जाना है, वो काम करती है मर्चेंडाइजिंग। जो आपके ये वेंडर्स होते हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, ये देखना कि किस वेंडर से अच्छा प्राइसिंग मिल सकता है, किस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज किया जा सकता है, और जितने भी आपके 250-260 स्टोर्स है उन पे टाइमली उसकी अवेलेबिलिटी रखना, वेयर हाउस में उसको पहुंचाना, फिर वहां पे हर एक स्टोर पे डिलीवर करवाना। और थर्ड कंपनी का डिपार्टमेंट आता है, मतलब पहला तो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट स्टोर पे आ गया, फिर कंपनी का तीसरा डिपार्टमेंट आता है इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट। इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है, माइक्रो मैनेजमेंट का। मतलब स्टोर पे इन्वेंट्री तो आ गई, अब अगर वो इन्वेंट्री मेरी सही से मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा हूं तो ये सारा जो मैंने काम किया है ना बैकएंड में, डिजाइनिंग से लेकर के मेरी मर्चेंडाइजिंग टीम ने, वो सब फेल हो जाएगा। क्योंकि इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट का काम है ये मेक श्योर करना कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई एक पर्टिकुलर स्टोर में कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी मेरी सबसे फास्ट सेलिंग है और उसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन भी अच्छा है, तो उसको मुझे ज्यादा से ज्यादा मतलब अवेलेबल रखना है वहां पे। और जो स्लो मूवर्स हैं जो ज्यादा सेल नहीं हो पा रहे हैं, उनको फटाफट से क्लीन करना है इन्वेंट्री से। ये इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट का काम होता है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो तीनों डिपार्टमेंट है ये हमारे बिजनेस की जो कोर स्ट्रेटेजी है उसको फुलफिल करने में, एग्जीक्यूट करने में हमको हेल्प करते हैं। देन बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान कैसा है। सो इन्होंने अब तो QIP भी रेज कर लिया है। तो V2 रिटेल का एस्पिरेशन है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इनको पैन इंडिया रिटेलर बनना है। अब पैन इंडिया रिटेलर बनने का मतलब है कि आपको सारे स्टेट, सारे ज्योग्राफी के अंदर अपने स्टोर्स रखने हैं। अभी आप V2 रिटेल का कोर ज्योग्राफी देखोगे ना, तो ये है इनका हिंदी बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम हो गया, इसके अंदर कंपनी की कोर ज्योग्राफी है। जैसे PN गडगिल को आप देखते हो, महाराष्ट्र उनकी कोर ज्योग्राफी है। बाजार स्टाइल को हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ये इनका कोर ज्योग्राफी है। तो V2 रिटेल कह रहा है कि कोर ज्योग्राफी हमारी ये है, और साउथ का जो रीजन है वो हमारे लिए नया है। इन्होंने साउथ में कर्नाटका में एंटर किया था, अच्छा रिस्पांस मिला, 18 स्टोर्स वहां पे ओपन कर दिए इन्होंने। इसके बाद अब कंपनी टारगेट कर रही है वहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया है। फिर कंपनी आने वाले टाइम में जो तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट है उसके अंदर कंपनी एंटर करेगी। तो उनका कहना है विद इन 2-3 ईयर्स आपको दिखेगा कि हमारा हार्डली कोई ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे V2 रिटेल की प्रेजेंस नहीं होगी। तो 2-3 साल के अंदर पैन इंडिया रिटेलर बनने का टारगेट है।
देन क्या ऐसा एडवांटेज है वी टू रिटेल के पास में जिसके बेसिस पे ये कंपनी इतना फास्ट स्टोर एक्सपेंशन कर रही है? अभी आप इसी इंडस्ट्री में देखो, जो वी मार्ट है, कितना बड़ा प्लेयर है, इतने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, फिर भी पूरे साल में वो कंपनी 60 से 70 स्टोर ओपन करती है, जबकि उसके मल्टीपल ब्रांड्स हैं। सिमिलरली आप देखोगे बाजार स्टाइल, सेम वी टू रिटेल के स्टोर एक्सपेंशन, मतलब स्टोर नंबर है उनके भी लगभग 240 250 के आसपास, वो कंपनी भी पूरे साल में 40 से 45 स्टोर ओपन करती है। और वी टू रिटेल जो है वो एक क्वार्टर में 40 से 45 स्टोर ओपन कर रहा है। पिछले साल 70-75 स्टोर ओपन किया पूरे साल में, अभी 6 महीने में 70 से 75 स्टोर ओपन कर दिए। तो इतना एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन कैसे कर पा रहा है, क्यों कर रही है कंपनी? सो रिटेल बिजनेस में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप एक्सपेंशन करने जाते हो, स्टोर लेवल ब्रेक इवन आपका कब हो रहा है। जनरली आप देखोगे हर एक उस रिटेलर के लिए जब भी वो अपनी कोर ज्योग्राफी को छोड़ करके न्यू ज्योग्राफी में जाता है तो उसका ब्रेक इवन पीरियड इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने पीएन गडगिल को अभी डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में उनका स्टोर का ब्रेक इवन होता है 15 से 18 मंथ्स, लेकिन अभी वो लखनऊ में गए हैं, एमपी में, इंदौर में एंटर किया है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, वहां पे हमारा ब्रेक इवन 18 से 24 मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल है, हर एक रिटेलर का कोर ज्योग्राफी के बाहर जो ब्रेक इवन है स्टोर में वो बढ़ जाता है। इसीलिए वो थोड़ा कॉशियसली अपना स्टोर एक्सपेंशन लेके चलते हैं, इतना एग्रेसिव नहीं करते कि आपको मतलब मार्जिन पे ना प्रेशर आए, प्रॉफिटेबिलिटी ना हिट हो। वी टू रिटेल का अगर आप स्टोर लेवल ब्रेक इवन देखोगे तो कंपनी क्या बोल रही है, हम जब भी नया स्टोर ओपन करते हैं कोर ज्योग्राफी के अंदर जहां पे हमारी प्रेजेंस स्ट्रांग है, और नई ज्योग्राफी के अंदर जहां पे हम नए प्लेयर हैं, दोनों में जो हमारा वो पर स्क्वायर फीट का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ 2 से 3% का है। कहने का मतलब क्या है, वी टू रिटेल की स्ट्रेटेजी होती है हमारा स्टोर एक्सपेंशन तब हम स्लो कर देंगे जब कोई भी नया स्टोर हमारे मेच्योर स्टोर के पर स्क्वायर फीट सेल्स का 70% से कम जनरेट करेगा। जैसे इनके जो मेच्योर स्टोर्स हैं उनका जनरली आप पर स्क्वायर फीट सेल्स देखोगे तो 1000 से ऊपर रहता है, 1000 के आसपास रहता है। और कंपनी अभी इसीलिए इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है बिकॉज फर्स्ट मंथ के अंदर ही इनका जो स्टोर है वो ऑपरेशन लेवल पे ब्रेक इवन कर देता है। यानी कि उनका पहले मंथ में जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 700-750 के आसपास रहता है, 70% रहता है। तो कंपनी कह रही है जब हम कोर ज्योग्राफी के अंदर स्टोर ओपन करते हैं उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है 72 से 73%, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी 2-3% बेटर। और जब हम नए स्टेट के अंदर अपना कोई नया स्टोर ओपन करते हैं जो नई ज्योग्राफी है, वहां पे ब्रेक इवन रहता है 68, 69, 70%, यानी हार्डली 2-3% का डिफरेंस है। तो यानी जो मेरी नई ज्योग्राफी है वहां पे भी मुझे ऐसा कुछ टाइम नहीं लग रहा ब्रेक इवन करने में, वहां पे भी मैं फर्स्ट मंथ में ब्रेक इवन कर पा रहा हूं। इसीलिए मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एग्रेसिव एक्सपेंशन करने को देख रहे हैं। सिमिलरली कंपनी मतलब जैसे महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, ये भी इनके लिए न्यू ज्योग्राफी है, तो कंपनी कह रही है वहां पे हम सैंपल साइजिंग करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 1 से 5 स्टोर हमने ओपन कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है, कस्टमर का फुटफॉल कैसा है, क्या वीकेंड पे फुटफॉल सडनली इंक्रीज हो रहा है, क्या कोई फेस्टिव के लिए कोई अलग तरीके की डिमांड आ रही है। ये सारा डेटा गैदर करने के बाद फिर हम और नए ज्योग्राफी के अंदर एग्रेसिव एक्सपेंशन करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने नए ज्योग्राफी के अंदर गए और 15-20 स्टोर ओपन कर दिए, पहले आपने वहां पे डेटा कलेक्ट करा, उसके बाद कंपनी वहां पे और डीपली पेनिट्रेट करती है। तो इसीलिए इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो काफी कंसिस्टेंट है, चाहे हम नई ज्योग्राफी की बात करें या फिर कोर ज्योग्राफी की बात करें कंपनी की। देन अगला जो उनका स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है, कंपनी कह रही है कि हम 60 से 70% जो हमारे स्टोर्स है ना आने वाले टाइम में वो कोर ज्योग्राफी के अंदर होंगे, और 30 से 40% जो स्टोर्स हैं वो न्यू ज्योग्राफी के अंदर होंगे। ये बैलेंस क्यों मेंटेन करके चल रहे हैं कि जस्ट इन केस कल को चल के अगर न्यू ज्योग्राफी के अंदर हमारा ब्रेक इवन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट ना हो, क्योंकि न्यू ज्योग्राफी तो हमारा कोर ज्योग्राफी तो हमारा जल्दी ब्रेक इवन कर रहा है। इसीलिए कंपनी 60-70% कोर के अंदर ओपन करेगी, बाकी 30-40% न्यू ज्योग्राफी के अंदर। स्टोर एडिशन का गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि क्यूआईपी हम रेज कर रहे हैं तो 120 तक स्टोर हम ओपन करने को देखेंगे। अब इनका कहना है कि 130 टोटल स्टोर्स हम ओपन करेंगे FY26 के अंदर। अभी ये जो कॉन कॉल हुआ आज, अभी तक कंपनी 86 स्टोर ओपन कर चुकी है FY26 में, यानी कि लगभग 8 महीने में 86 स्टोर ओपन किया है। हर महीने ऑन एन एवरेज 11 स्टोर कंपनी ओपन कर रही है। अभी आपके 4 मंथ्स और पेंडिंग है FY26 में, तो यानी कि 45 स्टोर्स कंपनी को और ओपन करने हैं, यानी बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रही है कंपनी। देन FY27 में यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कहना है हम 130 नहीं 150 स्टोर ओपन करेंगे, यानी कि 130 इस साल और 150 अगले साल। तो अगर आप सिर्फ रेट ऑफ एक्सपेंशन देखोगे ना कंपनी का FY27 में FY26 के कंपैरिजन में, वो आपका 15% हो जाता है। 130 आपने इस साल ओपन किया, 150 अगले साल करोगे तो रेट ऑफ एक्सपेंशन आपका 15% हो गया। और अगर मैं स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ देखूं कंपनी का, तो इस साल के एंड तक कंपनी के टोटल स्टोर्स हो जाएंगे 315-316 के आसपास। इसके ऊपर से आप 150 स्टोर और ऐड करोगे, यानी लगभग 48% का स्टोर एक्सपेंशन आएगा कंपनी का FY27 के अंदर। तो आई मीन जो ये ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं रेवेन्यू का 45 से 50%, 48% तो सिर्फ आपका स्टोर एडिशन हो रहा है, उसके ऊपर से एसएसजी कंपनी का ऑन एन एवरेज 10 से 12% रहता है, यानी कि बहुत आराम से जो
जो इनका रेवेन्यू कैगर है वो अगले 2-2.5 साल के लिए 50% या मोर देन 50% कंपनी मेंटेन कर सकती है। ऑफकोर्स जब आप नया स्टोर ऐड करते हो तो एकदम से वो रेवेन्यू ऐड नहीं करता है, लेकिन अगर आप पिछला स्टोर एक्सपेंशन भी देखो कंपनी का, सो FY25 प्लस FY26, FY25 में 75 स्टोर ऐड करे, FY26 में 130 स्टोर ऐड कर रहे हैं, यानी लगभग 1-1.5-2 साल के अंदर आपने 200 स्टोर ऐड कर दिए। तो FY27 में आपको इनसे रेवेन्यू आएगा, फिर FY27 में आप सिर्फ मतलब एक साल के अंदर 150 स्टोर और ऐड कर रहे हो, तो FY28 में आपको उन नए स्टोर से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। इसीलिए हमने डिस्कस किया कि एटलीस्ट अगला 2 से 3 साल का व्यू लेके चलें तो इस बिजनेस का 50% का ग्रोथ जो है वो बहुत आराम से कंपनी मेंटेन कर सकती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बेटर कर सकती है जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। देन कंपनी का स्टोर लेवल अगर हम ब्रेक इवन देखें तो उनका कहना है पिछले 3-4 महीने में जितने भी स्टोर्स हमने ओपन करे हैं, सिर्फ एक स्टोर ऐसा है जो अभी तक इबिटा लेवल पे पॉजिटिव नहीं है, ब्रेक इवन नहीं हुआ है। इसके अलावा सारे स्टोर्स हमारे ब्रेक इवन कर चुके हैं ऑपरेशनल लेवल पे। प्लस पिछले एक साल में जितने भी स्टोर्स हमने ओपन करे हैं वो सब इबिटा पॉजिटिव है, यानी एक भी ऐसा स्टोर नहीं है जो इबिटा को ओवरऑल ड्रैग कर रहा हो कंपनी के, इसीलिए इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन ये कर रहे हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा है कंपनी का, तो एक स्टोर ओपन करने में इनको 2.4 से 2.5 करोड़ का कैपेक्स लगता है। इसमें मतलब इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है, और इन्वेंट्री में कंपनी थोड़ा सा कैपेक्स लाइट मॉडल फॉलो करती है, यानी कि 50% तो ये अपफ्रंट पे करते हैं, बाकी का जो 50% है वेंडर को ये बाद में पे करते हैं। लगभग 45-40 डेज के आसपास कंपनी वेंडर को पे करती है, तो उससे कंपनी थोड़ा सा कैपेक्स लाइट मॉडल के थ्रू एक्सपेंशन कर रही है। देन कंपनी मतलब जैसे हमने कल्याण को डिस्कस किया ना, एक अपनी नई स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं, वेंडर पेमेंट अपना थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। पहले 30-35 होता था, अब वो 10 to 12 उसको लेके आने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरे कंपनी लेवल पे नहीं किया इसको, अभी पायलट प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जब उनका डेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी इसको फुल लेवल पे करेगी, पूरे इन्वेंट्री के लिए करेगी। सेम V2 रिटेल भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। इनका कहना है जो हमने QIP रेस किया है ना, इसका लगभग 135-165 करोड़ के आसपास इन्होंने बोला है हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे। सो कंपनी क्या कह रही है, हमारा जो वेंडर पेमेंट है ना, जिसको क्रेडिटर डेज हम बोलते हैं, वो अभी है 50 से 55, इसको हम कर देंगे 30 से 35, यानी कि अभी आप लगभग 2 महीने के बाद अपने वेंडर्स को पैसा देते हो, अब कंपनी 1 महीने के अंदर अपने वेंडर को पैसा दे देगी। इससे क्या होगा, मेरा जो क्रेडिटर डेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। अब इनका रिसीवेबल तो कुछ होता नहीं है, इन्वेंट्री डेज लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो ये डेज क्रेडिटर डेज है ये आपका इंप्रूव हो जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा, तो यानी वर्किंग कैपिटल डेज बिजनेस के लिए इंक्रीज हो जाएंगे। अब वैसे तो हम जनरली सुनते हैं कि वर्किंग कैपिटल डेज किसी भी बिजनेस का बढ़ता है तो इसका मतलब कि फंडामेंटली वो बिजनेस थोड़ा सा वीक हुआ है, डिटोरिएशन हुआ है थोड़े से उसके फंडामेंटल्स में। अगेन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस पार्ट को भी समझे तो हमें इसमें ये देखना होगा कि ये जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है किसी भी बिजनेस का, वो बाय चॉइस है या बाय फोर्स है। बाय फोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल चीजें ऐसी है कि बिजनेस का वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहा है। जैसे कि B2B बिजनेस में होता है कि जो कस्टमर है उसने पेमेंट टर्म अपना बढ़ा दिया, वो बाद में पैसा करेगा, पे करेगा, तो मेरा रिसीवेबल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल डे बढ़ गया। या फिर अगर उनकी जो इन्वेंट्री है उसमें सीजनैलिटी ज्यादा बढ़ गई, जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज है, तो आपको सीजन के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री एडवांस में प्रोक्योर करके रखनी पड़ती है, तो आपका इन्वेंट्री डेज बढ़ जाता है, उससे भी आपका वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गया। तो ये तो हो गया बाय फोर्स, मतलब एक्सटर्नल चीजें ऐसी हुई कि जिससे मेरा वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गया। ये भी हर एक केस में नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन जनरल आप बोल सकते हो ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। दूसरा है जो ये कल्याण का केस है और V2 रिटेल का केस है कि बाय चॉइस मैं अपना वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज कर रहा हूं। ये क्यों कर रहे हैं, कल्याण का तो हमने डिस्कस किया कि वो अपना एक नया रीजनल ब्रांड लेकर के आ रहे हैं, और उनको क्योंकि ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, वेंडर से थोड़ा सा सस्ता रेट मिलेगा ज्वेलरी वगैरह का, जिससे वो लोकल प्लेयर्स को वहां पे कंपीट कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। V2 रिटेल क्यों कर रहा है, तो पहला रीजन तो यही है कि मतलब सस्ता माल मिलेगा मेरे वेंडर से, और उसको मैं मार्जिन इंप्रूव नहीं करूंगा, उसको मैं पास ऑन करूंगा मेरे कस्टमर्स को। अब V2 रिटेल क्या कह रहा है कि हम ऑलरेडी सबसे फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर हमारा सबसे फास्ट रेट पे गेन कर रहा है, हमको अगले 2-3 साल के अंदर ना पैन इंडिया रिटेलर बनना है, और हमको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी ज्योग्राफी के अंदर हम हैं और आने वाले टाइम के अंदर एंटर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर को ना एक तरीके से मतलब और ज्यादा उनके लिए मुश्किल करते जाएं कि हमारे साथ में वो कंपीट करें। एक तो जो लोकल वहां का जो वो रिटेलर है उसको तो बिल्कुल खत्म करना है, उसका मार्केट शेयर तो गेन करना है। इस इंडस्ट्री में अभी भी 70 से 80% वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का है,
तो वहां से तो वी टू रिटेल गेन कर ही रहा है, बिकॉज इन जनरल हम देखते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जो लोगों का शॉपिंग का एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव होता जा रहा है, लोग एसी एनवायरमेंट में प्रेफर करते हैं शॉपिंग करना, तो वो कस्टमर तो आ ही रहा है वी टू रिटेल के पास में। लेकिन विद इन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी इनका स्ट्रेटेजी है कि प्राइस पॉइंट ऐसा रखना है मुझे मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कि कॉम्पिटिटर के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाए उस प्राइस पॉइंट पे मेरे साथ में कंपीट करना। तो वो कैसे होगा, वेंडर के साथ में जब मैं पेमेंट डेज इंप्रूव करूंगा 50-55 से 30-35, तो मेरे को माल सस्ता मिलेगा और वो पूरा बेनिफिट मैं कस्टमर को पास ऑन करूंगा। दूसरा, कंपनी कह रही है जब हम वेंडर से पेमेंट डेज इंप्रूव करेंगे ना, तो वेंडर की प्रायोरिटी लिस्ट में हम टॉप पे आ जाएंगे, हम उनकी टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगे। ऑलरेडी इन्होंने डेटा शेयर किया है कि 15 से 20% जो इनके वेंडर्स हैं वो एक्सक्लूसिव वी टू रिटेल वेंडर बन चुके हैं, यानी उनके पास में जो भी डिजाइन, जो भी फैशन कैटेगरीज, वो जो भी ट्रेंडी फैशन प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो एक्सक्लूसिवली वी टू रिटेल को शेयर करते हैं, उनको सेल करते हैं। मतलब कि वी टू रिटेल के पास में उनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो गया। ये सेम चीज कल्याण भी करने को देख रहा है, जो आई थिंक उन्होंने केरला में कहीं पे एक लैंड पार्सल भी परचेज करा है, गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट किया है, जहां पे वो पूरे जो आपके ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है ना उनका पूरा हब क्रिएट करेगा ताकि एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो जाए उनके साथ में। तो सेम वी टू रिटेल को इसका एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी वेंडर्स हैं इनके, उनकी भी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में वी टू रिटेल आ जाएगा कि कोई भी नया डिजाइन वो बना रहे हैं तो पहले वो वी टू रिटेल को देंगे, बिकॉज ये पेमेंट टर्म्स उनसे इतने ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। ऑलमोस्ट आप 50% इंप्रूवमेंट कर रहे हो ना। ये आई डोंट थिंक मैंने किसी भी और फैशन रिटेलर से अभी तक ये स्ट्रेटेजी सुनी है, ना ही बाजार स्टाइल, ना ही वी मार्ट इस तरीके का कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। तो ये कंपनी को और ज्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देगा अपने मार्केट शेयर को और डीपली गेन करने के लिए उन सारे एरियाज के अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी है कंपनी की। अब इससे होगा क्या, आपके मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो थोड़ा सा नेगेटिव गाइडेंस है इबिट्टा मार्जिन को लेकर के, बिकॉज इनका कहना है कि इबिट्टा मार्जिन प्री इंडेक्स लेवल पे 8% है हमारे, और नियर फ्यूचर में ये इसी के आसपास रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव है ना। हमारा टोटल स्क्वायर फीट आप देखोगे, रिटेल स्क्वायर फीट एरिया जो है हर साल उसका 60 से 70% नया एरिया हम ऐड कर रहे हैं। तो जब इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन होगा तो जो मेच्योर स्टोर्स में हमको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है ना, वो हमारे मार्जिन में फ्लो नहीं होगा। जैसे इनका अगर आप देखोगे तो रेंटल पर कॉस्ट जो है, रेंटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट वो कम हो गया। पहले 52-53 था, अभी इंक्रीमेंटल स्टोर्स पे ये 48 पर स्क्वायर फीट आ गया। क्यों आ गया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अब वी टू रिटेल इनका कहना है हमारा ब्रांड बन चुका है, तो हम ये प्रेफर नहीं कर रहे कि हमको मेन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट एरिया पे स्टोर चाहिए। थोड़ा सा अगर बैकवर्ड वो गली वगैरह में भी हो तो भी हम स्टोर वहां पे ओपन कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स हमारे कंफर्टेबल हैं 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक अंदर आने में, बिकॉज उनको पार्किंग स्पेस अच्छा मिलता है, और क्योंकि स्टोर का साइज भी वहां पे बड़ा है तो हमारी इन्वेंट्री वगैरह अच्छे से वहां पे प्लान हो पाती है। तो इससे इनका रेंटल पर स्क्वायर फीट जो है वो कॉस्ट कम हो गया। लेकिन मार्जिन बढ़ेंगे नहीं, मार्जिन इसीलिए नहीं बढ़ेंगे बिकॉज कंपनी एक तो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और दूसरा थोड़ा बहुत जो एडवांटेज मिलेगा प्राइसिंग के ऊपर वेंडर से, वो ये कंप्लीटली पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। तो ये मतलब 3 कैटेगरी के बिजनेस होते हैं ना जो एग्रेसिव ग्रोथ वाले मोड में होते हैं। एक तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है वो बिजनेस जो कहता है कि मुझे बहुत एग्रेसिवली ग्रो करना है, मार्केट शेयर गेन करना है, उसके लिए मुझे मार्जिन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेडी हूं। तो एक तो वो कैटेगरी हो गया, जैसे एंजल वन था कुछ टाइम पहले तक, अभी भी हालांकि वो उसी कैटेगरी में है, मार्जिन पे वो प्रेशर ले रहे हैं लेकिन मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के बिजनेसेस होते हैं जो बोलते हैं कि हमको ग्रो करना है, एग्रेसिवली ग्रो करना है। अब हम चाहे तो मार्जिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म मार्जिन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हमारे मार्जिन सेम उतने ही रहेंगे, लेकिन हम मार्केट शेयर गेन पे फोकस करें। तो वी टू रिटेल आपका उस कैटेगरी में आता है। फिर बहुत कम ऐसे बिजनेसेस आपको देखेंगे जो थर्ड कैटेगरी में आएंगे, जो ऑलरेडी ग्रो भी सबसे फास्ट रेट पे कर रहे हो अपने पूरी इंडस्ट्री में, और मार्केट शेयर भी उनका इसका मतलब ग्रो कर रहा है, और मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हो। ये बहुत कम ऐसे बिजनेसेस आपको देखेंगे जो थर्ड कैटेगरी में होंगे, और अगर होगा भी तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप जाके आपको मार्केट मार्जिन पे थोड़ा सा वो हिट लेना पड़ता है। तो मार्जिन या तो आपके स्टेबल होते हैं या थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आते हैं, यही 2 चीजें होती हैं ग्रोइंग बिजनेसेस के अंदर। तो वी टू रिटेल जो है वो सेकंड कैटेगरी में। अपने आप में आप देखोगे तो एज एन इन्वेस्टर तीनों कैटेगरी के बिजनेसेस अच्छे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, ये तो आपका टॉप कैटेगरी का बिजनेस आपको मिल गया ना, कि एक्सपेंशन भी सबसे फास्ट है, मार्केट शेयर भी सबसे फास्ट वो गेन कर रहे हैं, बट मार्जिन नीचे नहीं जा रहा, मार्जिन को वो मेंटेन करके रखा है उन्होंने। प्लस माइट भी थोड़ा बहुत 1-2% चांस हुआ तो कंपनी का मार्जिन और इंप्रूव भी हो सकता है। जो फर्स्ट कैटेगरी का बिजनेस है वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स आप उनको इस कैटेगरी से थोड़ा सा नीचे रखोगे, बिकॉज मार्जिन पे हिट लेने का मतलब है कि या तो उस इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और उसके साथ में वो जो ब्रांड है, वो जो बिजनेस है, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा सा मार्जिन पे हिट लेना पड़ रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज होते हैं। तो वी टू रिटेल जो है आपका सेकंड कैटेगरी वाले के अंदर आता है।
देन ब्रेक इवन तो हमने डिस्कस कर लिया कंपनी का। आरओई इनका थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन वो बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी किया है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि आरओई हम वापस से 20% से ऊपर ले आएंगे। हम लॉस मेकिंग बिजनेस होते थे, हमने प्रॉफिटेबल अचीव करा, और लास्ट ईयर हमारा जो आरओई था वो 27% था। तो कंपनी कह रही है हम इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है, अब 20% के आसपास हमारा आरओई बहुत जल्दी आ जाएगा। देन विंटर सेल्स, विंटर इस बार आपका थोड़ा सा जल्दी आ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इनका कहना है ये हमारे लिए वैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि विंटर प्रोडक्ट्स में हमारा जो रियलाइजेशन है वो ज्यादा होता है। मतलब समर के प्रोडक्ट्स जब आप सेल करते हो, टी शर्ट शर्ट वगैरह, उसका रियलाइजेशन कम होता है, विंटर का रियलाइजेशन ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा आपको सेल्स में थोड़ा सा और उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। प्लस हमारे ग्रॉस मार्जिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट में होते हैं वो 31% होते हैं, विंटर प्रोडक्ट में 34% होता है। तो एक तरीके से ग्रॉस मार्जिन को भी ये इंप्रूव करेगा। इससे एक चैलेंज ये आया इनको स्टोर लेवल पे कि वो जो इन्वेंट्री थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है कंपनी की, लेकिन ये अच्छा चैलेंज है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर सेल्स हो गई कंपनी की स्टोर के अंदर। तो अभी इनकी टीम जो है वो रेडीमेड इन्वेंट्री वगैरह सोर्स कर रही है उस गैप को फिल करने के लिए। देन वी2 रिटेल की खुद की जो डिजाइनिंग टीम है, जो ये खुद डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, इनके टोटल स्टोर में जितना भी प्रोडक्ट सेल होता है ना, पहले इसका शेयर होता था 20-25% के आसपास, अब ये हो गया है 30-35% के आसपास। सो इनका कहना है इस नंबर को हम बहुत कॉशियसली ग्रो करने को देख रहे हैं। मतलब क्योंकि इनका मेन कहना ये है कि हमारा जो मॉडल अभी सक्सेसफुल है ना, उसको हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर क्या हो सकता है कि कस्टमर माइट भी जो वेंडर के डिजाइन हो उसको ज्यादा पसंद कर रहा हो, तो एकदम से हम ज्यादा चेंज कर देंगे तो हमारा फुटफॉल थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। तो बहुत कॉशियसली कंपनी उसको ग्रो कर रही है। इनका टारगेट है हर एक सीजन में 5% से हमारा जो ओन डिजाइन, खुद के जो डिजाइन है हमारे, उसका टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना। अभी 30-35% है, अगले समर तक, मतलब ये जो मई जून का जो टाइम आएगा तब तक इनका टारगेट है 40-45% जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन डिजाइन कैटेगरी में होने चाहिए। इनका कहना है ऑन डिजाइन का जो थ्रूपुट है ना, थ्रूपुट का मतलब उसका टर्नओवर, वो 20% ज्यादा होना चाहिए हमारे वेंडर के डिजाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि खुद के डिजाइन में हमारी डिजाइनिंग टीम लगती है तो उनका एफर्ट ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर उसका इन्वेंट्री चर्न जो है वो 20% ज्यादा होगा वेंडर के डिजाइन के कंपैरिजन में, तब वो हमारे लिए एक तरीके से मतलब कॉमन सेंस बनता है कि उसका शेयर हम और इंक्रीज करें। तो ये कंपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। फिर एक मतलब आप देखते हो कि हर एक उस बिजनेस के साथ में होता है जो अपनी कैटेगरी में सबसे फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा हो, कॉम्पिटिटर्स को हर एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म कर रहा हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा र्यूमर सुनने को मिलता ही है। बीच में इनका वो सीईओ वाला हुआ था, अभी इस तरीके का चल रहा था कि जो इनके कोर मैनेजमेंट टीम होती है ना, जैसे हेड ऑफ रिटेल हो गया, हेड ऑफ फाइनेंस हो गया, हेड ऑफ एचआर हो गया, प्रोडक्शन हेड हो गया, ये सारे जो कोर मैनेजमेंट टीम होती है, सीनियर मैनेजमेंट टीम, इनमें वैकेंसी है। मतलब इनमें सारे लोग छोड़ के चले गए हैं कंपनी को, और सारे के सारे रोल जो है वो खाली पड़े हैं कंपनी में। बट मैनेजमेंट ने इस चीज को क्लियर किया कि मतलब एक्सेप्ट हेड ऑफ एचआर, उसको छोड़ करके जितने भी और क्रिटिकल रोल है हमारे बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वो सब मतलब उस पे लोग हैं, उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। प्लस इनका कहना है कि हम सारे इंटरनल लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, जो रिटेल हेड है हमारे, वो इससे पहले 13 ईयर्स तक फ्लोर मैनेजर थे, तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, विजन क्या है कंपनी का। उन लोगों को हम प्रमोट करते हैं रादर देन कि हम बाहर से लेकर के बिजनेस में आए। तो मतलब वही एक तरीके का रूमर ही था कंपनी का। जो स्टोर लेवल एट्रिशन है कंपनी का वो ज्यादा है। स्टोर लेवल मतलब वो जो स्टोर में होता है ना, एक सेल्स पर्सन होते हैं, बिलिंग का टीम होती है, कैशियर की टीम होती है, कस्टमर सर्विस की टीम होती है, उसमें कंपनी कह रही है कि हमारा एट्रिशन रेट ज्यादा है 40-50% के आसपास। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे किसी भी क्वार्टर में हमारा जो स्टोर लेवल मेट्रिक है वो आपको नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा, वो इनफैक्ट हर एक क्वार्टर में इंप्रूव भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने सारा ना प्रोसेस ड्रिवन बनाया है। मतलब कोई भी नया पर्सन आता है, वो 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग में थर्ड डे से अपना जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद से मैनेज करने लग जाता है। तो हमारा ज्यादा टाइम नहीं जाता उसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि सारा कुछ हमने प्रोसेस ड्रिवन बनाया है। और ये 40-50% एट्रिशन जो है वो इस इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि छोटे से मतलब मिनिमम वेज हाइक के लिए भी लोग जो हैं ये इस रोल में जो लोग होते हैं वो आपका कंपनी स्विच कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि फिर भी हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बोनस और इंसेंटिव दे पाते हैं अपने एम्प्लॉयज को। क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोकेशंस में हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में जो सेल्स का जो नंबर है हमारे स्टोर का, वो 40 से 50% ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम खुद ज्यादा अर्न करते हैं, तो हमारे जो स्टाफ है उनको भी हम ज्यादा अच्छा इंसेंटिव वगैरह देते हैं। बाकी तो सारा, हाँ, फ्रेंचाइजी का इनका प्लान नहीं है। मतलब कंपनी का कहना है कि फ्रेंचाइजी अगर हम लेने जाएं तो हमें एक बड़ा रिस्क लगता है कि हमारा जो स्टोर लेवल एक्सपीरियंस है कस्टमर के साथ में वो डिटोरिएट हो सकता है, तो उसको हम रिस्क पे नहीं रखना चाहते। इसीलिए कंपनी जितने भी स्टोर ओपन कर रही है वो कोको मॉडल के अंदर कर रही है। प्लस फंडिंग के लिए मतलब क्या और फंड रेजिंग का प्लान है, तो कंपनी का कहना है कि जो हमारा करंट कैश फ्लो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिख रही है,
और जो स्टोर एक्सपेंशन हमारा प्लान है उसको देखते हुए टिल FY28 हमें नहीं लगता कि हमें और फंड रेज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इन केस अगर बहुत ही अच्छे स्टोर लेवल नंबर्स हो गए, मतलब और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई नए स्टोर्स की, तब हमें फिर इसका मतलब और एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। उस केस में हम फंड रेजिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी के केस में अंटिल FY28 तक कंपनी और फंड रेजिंग का प्लान अभी कर नहीं रही है। देन तीन मेन चैलेंज होते हैं रिटेल बिजनेस में, तो ये कंपनी उसको कैसे मैनेज करती है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका इन्वेंट्री रिस्क, मतलब इन्वेंट्री आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करी तो आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा। मतलब ये तो हम खुद भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देख सकते हैं ना, कितने बार आप होता है कि आप एक रिटेल स्टोर के अंदर जाते हो, एक बार दो बार जाते हो, देखते हो वही सेम तरीके के डिजाइन, सेम तरीके के वो असॉर्टमेंट उन्होंने रखा हुआ है, तो कस्टमर जो है वो पेशेंस अपना लूज करता है, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये। तो कंपनी कह रही है सबसे बड़ा रिस्क तो इन्वेंट्री का होता है, और इसमें हमने मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं। सो कंपनी क्या करती है, जब भी इनकी किसी भी एक स्टोर के अंदर इन्वेंट्री रिफ्रेश होती है ना, मतलब नई इन्वेंट्री आई है वहां पे, तो वहां पे सबसे फास्ट ये करते हैं स्लो मूवर्स को आइडेंटिफाई। मतलब क्या हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल सेल ही नहीं हो रहे, कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मतलब कस्टमर का एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा वो, तो उन कैटेगरीज, उन प्रोडक्ट्स को कंपनी स्लो मूवर में ऐड करती है, और 2 वीक्स के अंदर उसको डिस्काउंट देकर के क्लीन करने पे इनका फोकस होता है। क्योंकि इनका कहना है कि अगर एक स्लो मूवर हमारे स्टोर के अंदर रहेगा, जितना ज्यादा स्लो मूवर्स हमारे स्टोर में रहेंगे, एक तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, दूसरा कस्टमर्स को बहुत बैड एक्सपीरियंस जाता है। होता है ना कि आप बार बार स्टोर के अंदर जा रहे हो और जो चीज आपको पसंद नहीं है वही चीज आगे हाईलाइट करी जा रही है, तो कस्टमर का भी एक खराब एक्सपीरियंस जाता है उनके ऊपर भी। तो इसलिए कंपनी मेक श्योर करती है कि स्लो मूवर्स को 2 वीक्स के अंदर आइडेंटिफाई करके उनको डिस्काउंट देके क्लीन किया जाए। इससे हुआ क्या है, इनका कहना है कि पहले हमारे स्टोर्स में ना लगभग 24% ऐसी इन्वेंट्री होती थी जो मोर देन 1 ईयर होती थी, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी वो प्रोडक्ट वहां पे पड़ा हुआ है। अब वो नंबर 24% से कम होकर के 4% हो गया। तो कंपनी कह रही है ये आपको हमारी एफिशिएंसी दिखाती है कि जो खराब प्रोडक्ट है उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना और डिस्काउंट देके क्लीन करना, ताकि स्टोर हमेशा हमारा फ्रेश रहे और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। दूसरा आपका रिस्क होता है रॉन्ग लोकेशन, कि लोकेशन आपने ऐसा ढूंढ लिया स्टोर ओपनिंग के टाइम पे कि मतलब जहां पे कस्टमर एंटर नहीं कर पा रहा, इतने ज्यादा फुटफॉल नहीं आ पा रहे। तो कंपनी कह रही है इसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है ना, वो एक पर्सन या फिर कोई एक डिपार्टमेंट नहीं करता, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व होती है, आपका जो रिटेल हेड है वो इन्वॉल्व होता है, एरिया मैनेजर इन्वॉल्व होता है, रीजनल मैनेजर इन्वॉल्व होता है, तो सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इससे हम मेक श्योर करते हैं कि खराब लोकेशन चूज करने का जो रिस्क है उसको कम किया जाए। और थर्ड होता है आपका कि जब आप बिजनेस को इतना एग्रेसिव एक्सपैंड करने जाते हो तो टीम का मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करना, कि जो आप 200 स्टोर पे डिलीवर कर पा रहे हो कस्टमर को, वो आप 300-400 स्टोर पे डिलीवर कर पाओ। सो कंपनी कह रही है कि वो इन्होंने और इनके जो फादर हैं रामचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में वो डाला है कि फोकस हमेशा प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर रखना है, कस्टमर के डेटा को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उसको उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस प्लान करना है। तो ये सारी चीजों से कंपनी अपने एग्जीक्यूशन को मेंटेन करती है। बाकी वो जीएसटी वगैरह जो कट हुआ है उस पर कहना है कि हमें कोई ऐसा खास बेनिफिट अभी देखने को मिला नहीं है, क्योंकि जीएसटी रेट कट हुआ लेकिन जो आपके यान के प्राइसेस हैं वो सेम लेवल से इंक्रीज हो गए, तो कोई एडिशनल एडवांटेज उससे अभी तक हमको देखने को मिला नहीं है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था V2 रिटेल के ऊपर। नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, आगे का एक्सपेंशन प्लान देखोगे तो ऑफकोर्स वो बहुत एग्रेसिव है, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स हमने जो डिस्कस किए कि क्यों ये अपने कॉम्पिटिटर को हर एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, वो एक तरीके से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है इस बिजनेस के ऊपर। मतलब अगला 2-2.5-3 साल आप लेके चलोगे जिस तरीके का एग्जीक्यूशन अभी तक है इनका, क्योंकि आप ये देखो कुछ क्वार्टर पहले तक जब हम डिस्कस करते थे कि कंज्यूमर डिमांड स्लो है काफी ज्यादा, रूरल डिमांड वीक है काफी, उसके बाद भी उस एनवायरमेंट में भी ये बिजनेस जो है वो 50-60% से ग्रो कर रहा था, स्टोर एक्सपेंशन इस तरीके से चल रहा था। अब तो ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है, हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंडस्ट्रीज में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जीडीपी के ग्रोथ के नंबर धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो अब तो टेलविंड आया है कंपनी के पास में। तो ऐसा सच कुछ बहुत बड़ा रिस्क लगता नहीं है इस कंपनी को देखते हुए अगले 2-3 साल का अगर हम व्यू लेकर के चले तो वही है। बाकी हमने वैल्यूएशन तो डिस्कस किया ही है कि अगर आप सिर्फ 6 मंथ्स के बेसिस पे इनका फॉरवर्ड पी देख रहे हो, पैग रेशियो देख रहे हो, तो 1 या 1 के भी नीचे है। और अगर मैं FY27 के बेसिस पे देखने जाऊं जो कंपनी की अर्निंग है और ग्रोथ विजिबिलिटी है, पैग रेशियो इनका 0.4-0.5 के आसपास आता है। तो वही है, मतलब अगर मैं एक रिटेल बिजनेस के अंदर अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो ये मेरे टॉप रडार पे होना चाहिए, जिस तरीके की कंपनी की एग्जीक्यूशन चल रही है और मार्केट शेयर गेन ये कंपनी कर रही है। बाकी ऑफकोर्स ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।